हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, मतलब पिछले केमिस्ट्री के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे कि मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं आप लोगों को सबसे पहले कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो ये क्विक रिवीजन होने वाला है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जितनी लंबी पिछली वीडियो थी उतनी लंबी मैं रिवीजन दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 1-2 मिनट में रिवीजन कराऊंगा। हम लोगों ने सबसे पहले मैटर पढ़ा कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जो कि एटम्स कहलाता है। फिर हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि मैटर के 6 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फेर्मियोनिक कंडेंसेट। फिर हम लोगों ने मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा। प्योर सब्सटेंसेस में हम लोगों ने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स पढ़ा। फिर इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने होमोजीनस और हेट्रोजीनस पढ़ा। फिर होमोजीनस में हम लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं ये जाना। हेट्रोजीनस में सस्पेंशंस एंड कॉलोइड्स आते हैं ये जाना। फिर हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स के सब टाइप्स पढ़े, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैस। कंपाउंड्स के बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे टाइप्स होते हैं, जैसे एसिडिटी बेसिसिटी के बेस पे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एक टाइप होता है। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप होता है, और भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं कंपाउंड्स के। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि फिर हम लोगों ने ऑक्टेट रूल बेसिकली पढ़ा। फिर हम लोगों ने कुछ उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखे, जैसे ऑक्सीजन, लिथियम, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा। ऑक्टेट रूल पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये देखा कि कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा। हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। मैं कुछ चीजें भूल गया था, मतलब अच्छे से इलैबोरेट नहीं किया था, जैसे कि सॉरी गाइस, ये याद रखिएगा जो नोबल गैस होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। हीलियम, वेट अ सेकेंड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। गाइस वेट अ सेकेंड, नीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन। ये शायद 7 या फिर 8 हुआ, ठीक है। तो आप लोग लिख लो, अगर आप लोगों को लिखना है तो सिर्फ इतने ही नोबल गैसेस होते हैं। नोबल एलिमेंट्स का इन लोगों को ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब कुछ लोगों को, जिन लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं समझ में, उनको मैं आज फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, कुछ लोगों को लगा कि पिछली वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट गई थी, ठीक है, कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में सारी चीजें समझाई। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग वो सारी चीजें क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, तो ऐसे बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके समझाना मैंने ठीक नहीं समझा। जैसे आज जो चीजें पढ़ी हैं वो आप लोग क्लास 9th में नहीं पढ़ के आए होंगे, तो आज मैं बहुत अच्छे से इलैबोरेट करूंगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए आज का टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट ही कर देते हैं। कल हम लोगों ने कहां पे एंड किया था? हम लोगों ने इस जगह पे एंड किया था कि ऑक्टेट रूल में जो भी मेटल या फिर नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग ले लेते हैं लिथियम, ठीक है। मैं बार बार लिथियम इसलिए लेता हूं क्योंकि उसको ड्राइंग बनाना ज्यादा आसान है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग नहीं बनाते, आप लोगों को बिना ड्राइंग के भी मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ ही जाना चाहिए। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1, ठीक है। हम लोग एक और एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए सोडियम, चलो सोडियम लेते हैं, ठीक है। इसका होता है 2,8,1, ठीक है। ये होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो यहां पे इसमें प्रोटॉन्स हो जाएंगे 3, एक सेकेंड गाइस, और इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो यहां पे हो जाएगा प्रोटॉन्स 11। इससे हम लोग को क्या पता चला कि लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से, जब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के हिसाब से जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, अब लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या पता चलता है कि लिथियम के पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। पहले क्या होता था? पहले होता था कि मान लो 1 2 3 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है, सॉरी, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं तो वो जो भी फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे
वो इक्वल हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है। लेकिन अब देखो होता क्या है, वेट मैं ड्राइंग ही बना देता हूं। यहां पे है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहां पे 6 प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में, फिर एक और शेल आता है लिथियम का जहां पे है 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक और शेल आता है लिथियम का जहां पे है एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये थोड़ा ठीक से नहीं बना इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब होता क्या है कि लिथियम के पास है 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है ऑक्टेट रूल के हिसाब से, तो अब यहां पे हो गया तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब अगर तुम लोग खुद देखोगे तो 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लिथियम के पास 1 प्रोटॉन ज्यादा है। तो यहां पे लिथियम पे 1 प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब लिथियम न्यूट्रल नहीं रहा, क्योंकि उस पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल था तब वो न्यूट्रल था, लेकिन अब उसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अब लिथियम के पास एक प्रोटॉन यानी कि एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है, तो अब हम लोग लिथियम प्लस लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये लिथियम पे 1 प्रोटॉन का चार्ज है, यानी कि 1 प्लस चार्ज है। समझ में आया सबको? अब इसी तरीके से हम लोग अगर मैग्नीशियम ले, ठीक है, जैसे यहां पे +1 का चार्ज आया, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ा रहा हूं बाय द वे में, ठीक है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी छोटा में, आपको भी बाद में समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग मैग्नीशियम लेते हैं Mg, इसका होता है 2 8 2, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद यही होता है, ठीक है। होता क्या है, अब इसको ऑक्टेट रूल के हिसाब से लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये लूज कर देगा। अब इसके पास प्रोटॉन कितना था 12, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था 12, लेकिन अब कितना हो गया, अब कितना हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, अब हो गया 10। तो ये 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन ज्यादा है, तो अब ये हो जाएगा Mg +2, क्योंकि 2 प्रोटॉन ज्यादा है। अच्छा ये ऊपर लगता है, सुपरस्क्रिप्ट में लगता है, ये ऐसे लिखाएगा, वेट, ये ऐसे लिखाएगा Mg+2, ऊपर लिखाता है ये, ठीक है। अच्छा एक और चीज, सिंबल लिखते समय अगर 2 लेटर का सिंबल है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में, और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। अगर 1 लेटर का सिंबल है तो वो कैपिटल लेटर ही होगा, ठीक है। ये समझ में? अब देखो एक और चीज समझाता हूं, क्लोरीन मान लो, ठीक है। क्लोरीन पे आते हैं, अब मेटल का तो केस समझ में आ गया कि वो कैसे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। अब जितना भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यही पढ़ा कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास प्रोटॉन का नंबर ज्यादा आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो जो भी मेटल होगा वो एट द एंड तो एक पॉजिटिव चार्ज ही ना एक्वायर करेगा। तो अब हम लोग नॉन मेटल को देखते हैं। देखो नॉन मेटल में जैसे क्लोरीन एक लेते हैं हम लोग, 2 8 7, ठीक है। अब इसका जो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी इसके पास है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है कहीं से, एक E- आ जाता है, E- इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है गाइस, ठीक है। आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ये डिनोट कर सकते हैं E- से, ठीक है। एक इसलिए लिखा हूं, लेकिन एक नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अगर अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए कहीं से, तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो अब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो वो न्यूट्रल नहीं रहा ऑब्वियसली। तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, यानी कि एक माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसी की जगह पे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब इसके जगह पे हम लोग ऑक्सीजन अगर ले ले, वेट गाइस रिकॉर्डिंग चल रही है ना अच्छे से, मैं देख लेता हूं, एक सेकंड गाइस। गुड, हाँ गाइस रिकॉर्डिंग चल रही है। अब अगर हम लोग इसके जगह पे ऑक्सीजन ले लें, 2 8 और यहां पे होता हुआ 6, हाँ, तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले होता है 16, ठीक है। इसमें प्रोटॉन होते हैं 16, इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके लिए 6 तो लूज करेगा नहीं, क्योंकि तुम खुद देखो
तुम 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो और किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, क्या ज्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए? इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि उसमें कम एनर्जी लगेगा तुमको। इलेक्ट्रॉन लेने में तो कम एनर्जी लगेगा ना। अगर तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उसमें कम एनर्जी लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, 2E-, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? अब यहां पे हो जाएगा इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास 16 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो अब ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 का चार्ज। ठीक है, ये -2 का चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। समझ में आया कैसे नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा? हमेशा नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि नॉन मेटल मोस्टली इलेक्ट्रॉन लेता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओ सॉरी, ठीक है, अब से अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो, अब सुनो एक चीज, जब भी किसी एटम पे चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन नहीं बोलते हैं, आयन बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो, एक होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। अब ठीक है, पॉजिटिव आयन कौन सा होगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव आयन कौन सा होगा? जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम होता है, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द कैटायन। ठीक है, और इसका पर्यायवाची शब्द होता है एनायन। ठीक है, यह है कैट आयन, यह है एन आयन। ठीक है, ये वॉवेल वाला नहीं, आई वॉवेल होता है तो एन आयन, ये बिल्ली वाला। ठीक है, ऐसे याद रख लो, पता नहीं, बस कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आया? ये मोस्टली मेटल्स ही कैटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, मोस्टली मेटल्स का ही कैटायन होगा, ये मोस्टली नॉन मेटल्स का ही एनायन होगा। ठीक है, ठीक, समझ में आया सबको आयन का खेला? कैटायन मोस्टली मेटल्स फॉर्म करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। नॉन मेटल्स मोस्टली एनायन फॉर्म करेगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो एक और चीज देखो, मस्त चीज समझाऊंगा अभी, देखना। अब देखो लास्ट, अब कोई भी एटम लो, उसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, या तो 8 होगा। ठीक है, यही ना होगा, या तो 8 ही इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके पास ऑक्टेट पूरा है, या तो 7 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट के लिए, या तो 6 हो गया, 2 और चाहिए, या तो 3 हो गया, 5 हो गया, 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब देखो कितना, अब देखो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, उसके जस्ट पिछले शेल में 8 तो भरा हुआ होगा ना, तभी तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उसके नेक्स्ट शेल में गया। तो अगर वो 1 को लूज कर देगा तो उसका ऑक्टेट या तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो, वो बंदा 7 इलेक्ट्रॉन ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या ज्यादा आसान है? किसमें कम एनर्जी लगेगा? ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी बचा सकते हैं ना, उसी हिसाब से काम करना रहता है। ठीक है, अब क्या ज्यादा आसान रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना ज्यादा आसान रहेगा इजिली। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें प्लस का चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, 3 वाले के लिए भी 3 देना आसान होगा। अब जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 देगा कि 4 लेगा? इस पे हम लोग बाद में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये छोड़ो हटाओ, मैं बाद में बताऊंगा, बस भूल जाओ 4 इलेक्ट्रॉन वाले को। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। अब नेक्स्ट देखो, जिसके पास 5 है, अब वो तुम खुद सोचो, वो 5 इलेक्ट्रॉन देगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा? क्या आसान है? 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है, तो यहां पे वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पे माइनस का चार्ज आएगा। अब जैसे यहां पे प्लस का चार्ज आ रहा था, क्यों? क्योंकि 1 प्रोटॉन प्लस था, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया था। यहां पे +2 का चार्ज आएगा, यहां पे +3 का चार्ज आएगा, यहां पे -3 का चार्ज आएगा, यहां पे -2 का, ये -1 का, और ये वाला, अगर ये वाला हम लोग देखें
तो इस पे तो 0 चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही। समझे? अब देखो इसको मैं बढ़िया समझाता हूं। अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। कोई भी एटम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट करेगा और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या फिर वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के, उसको हम लोग वैलेंसी बोलेंगे उसका। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज समझो। अब देखो, अभी से मैं जो भी ड्राइंग बनाऊंगा, अच्छा वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना, जिसके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, वो इलेक्ट्रॉन देगा और कैटायन बन जाएगा। जिसके पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और एनायन बन जाएगा। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसका अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, उसका इसी वीडियो में, लेकिन बाद में बात करेंगे। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो 8 है, उसको क्या काम है जिंदगी में। ठीक है, इसी चीज को बाय द वे वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या तो मैं बता रहा था, मैं भूल गया। रुको गाइस एक सेकंड, मैं भूल गया। वैलेंसी क्या होती है ये बता रहा था मैं, नहीं, हाँ मेरे को याद आ गया। अब एक चीज देखो, एक सेकंड, हाँ अब मैं बार बार नहीं सारे एटम्स ड्रॉ करूंगा। एक चीज समझो, जैसे ये एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये मान लो 1, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1, 2, 3, मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। बाय द वे ये है मोस्ट प्रोबेबली एल्यूमिनियम है शायद से, ठीक है, शायद एल्यूमिनियम है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। अब देखो होता क्या है, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इसी ही का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या तो इसी में इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनर पार्ट है ना, ये जो इनर पार्ट है उसको हम लोग एज अ मतलब स्टेबल कर देंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो स्टेबल है। अब बाहर वाले ही शेल में ना इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फिर जा रहा है, अभी तक मैं जितनी चीज पढ़ी बाहर वाले शेल से ही रिलेटेड थी ना, सबसे बाहर वाले शेल से, अंदर का तो कोई काम नहीं किया अभी तक हम लोगों ने। तो इस चीज को, ये जो पार्ट बचा जो कि किसी रिएक्शन में नहीं इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव सा पार्ट बचा, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट मिटा ही दिया मैंने, छोड़ो हटाओ, समझ रहे हो ना, अंदर वाला पार्ट। ठीक है, वैलेंस शेल जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। उसके अलावा जो पार्ट बचा अंदर का, ठीक है, उसको हम लोग कर्नेल बोलते हैं, कर्नेल। ठीक है, एक सेकंड मेरे को स्पेलिंग चेक करने दो ताकि मैं आप लोग को स्पेलिंग लिखा भी दूं। एक सेकंड गाइस, कर्नेल केमिस्ट्री, हाँ कर्नेल, स्पेलिंग मिल गई मेरे को, KE, अरे यार गाइस सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत बकवास है व्हाइट बोर्ड पे, ऐसे भी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे और खराब आती है। KERNEL, पॉजिटिव कर्नेल या फिर सिर्फ कर्नेल भी बोलेंगे। तो वैलेंस शेल को छोड़ के जो बचा एटम में उसको कर्नेल बोलते हैं, क्योंकि वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तो अब मैं पूरा नहीं बनाया करूंगा, मैं कर्नेल को बस ऐसे दिखा दूंगा क्योंकि मोस्टली उसमें पॉजिटिव चार्ज बचता है, और सिर्फ वैलेंस शेल बनाऊंगा। ओके, सबको समझ में आएगा इस चीज से? ठीक है, अब देखो अब होता क्या, अब मान लो तुम्हारे पास सोडियम, ठीक है, Na यार, Na इसका है 2, 8, 1। अब तुम्हारे पास एक Cl है जिसका है 2, 8, 7, ठीक है, 2, 8, 7 यार, ठीक। अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये कर्नेल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभी बोल देता हूं, कोई गलत मत सोचना, मैं इसको कर्नेल समझा रहा हूं। ऐसा नहीं कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उन सबको एक कर्नेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तुम मत ऐसे रिप्रेजेंट करना, अगर तुम लोग को ड्राइंग बनाने आएगी तो पूरी ड्राइंग बनाना, मेरे को वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक है, मैं ड्राइंग नहीं बनाते बैठूंगा। अब अगर Cl का हम लोग देखें
तो Cl में भी एक कर्नेल होगा। Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छे से नहीं बन रहा है यार ड्राइंग, रुको गाइस, अच्छे से ही बना देता हूं तुम लोगों के लिए, रुको गाइस। ठीक है, ये हो गया सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 है इसमें। अब देखो होगा क्या, ये Na है, ये Cl, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कुछ कारण से, किसी कोलिजन के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और मान लो किसी कोलिजन के कारण ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये भी ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी लूज करके दे देता है। ठीक है, तो मान लो ऐसा ही हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि यही उसको दे रहा है, इसके पास पहले से भी इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हो सकता है ये पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के आया हो, ये जरूरी नहीं कि ये उसको ही देगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इतना ही मैटर करता है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया अपना, तो इसमें प्लस का चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, कहीं से भी ले लिया, तो इसमें माइनस का चार्ज आया। तो अब बताओ, क्लास 8 की फिजिक्स के हिसाब से, क्लास 8 की फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जो कुछ भी था उसमें, उसके हिसाब से तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव चीज है। तो अब क्या दिख रहा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे एक नेगेटिव आयन है, यहाँ पे एक कैटायन है, यहाँ पे एक एनायन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना चाहिए ना। लाइक चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, पढ़ा था ना। प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, और माइनस माइनस रिपेल करता है, प्लस प्लस रिपेल करता है। ठीक है, जैसे छोड़ो हटाओ यार, गंदी एग्जांपल्स नहीं दूंगा मैं, मतलब आप समझ गए ना मैंने क्या बोला। तो अब हम लोग के पास है Na प्लस और Cl माइनस, तो अब ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और ये दोनों एक दूसरे से जाके चिपक जाएगा। ऐसे दो एटम्स था यहां पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक पे नेगेटिव चार्ज आया, ऐसे जाके चिपक गया दोनों। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया दो एटम्स के बीच में, ठीक है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, और ये केमिस्ट्री में है और केमिकल्स के बीच में, इसलिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। यही होता है केमिकल बॉन्डिंग, जब दो एटम्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब देखो, खुद सुनो, खुद तुम लोग बता दोगे, एक सेकेंड। हाँ, ये दो आयोन्स थे, दोनों आयोन के बीच में फोर्स लगा तो दोनों जाके चिपक गए। तो आयोन था तो आयोन, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड। ठीक है, और साइंटिस्ट का मन था इसलिए आईसी, आयोनिक बॉन्ड। ये है आयोनिक बॉन्ड, समझे। जब दो न्यूट्रल एटम या फिर दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन देता है या फिर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लेता देता है, तो वो दो आयोन्स में बदल जाता है। सिंपल समझो, जब एक कैटायन और एक एनायन पास आएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और चिपक जाएगा। इसी चीज को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, समझे। वेट गाइस, मेरी कॉपी गिर गई, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा मेरा कॉपी। वैलेंसी सबको समझ में आ गया? हाँ चलो ठीक है। अब देखो, आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है, जैसे सबका पर्यायवाची शब्द कुछ ना कुछ होता है, इसका भी दे दिया किसी ने, इलेक्ट्रो, एक सेकेंड, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड नहीं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया सबको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इसके कुछ और एग्जांपल्स देता हूं मैं। देखो, जैसे ये था हम लोग का Na प्लस Cl माइनस, तो ये हम लोग का बना NaCl। ठीक है, NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है, क्लास 9th में भी पढ़े थे, क्लास 7th में भी पढ़ते, अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा होगा तो। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, जो नमक खाते हैं हम लोग उसी को NaCl बोलते हैं। अब अगर हम लोग यहां पे लिख K,
ठीक है। के होता है पोटेशियम, के प्लस, के पे प्लस का चार्ज आता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यहां पे ले Cl माइनस, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये एक देगा और ये एक लेगा, तो ये एक देगा तो इस पे एक प्रोटॉन ज्यादा तो प्लस का चार्ज, ये एक लेगा इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इस पे माइनस का चार्ज, ये बन जाएगा KCl। समझे? अब देखो एक और चीज दिखाते हैं, मस्त चीज दिखाएंगे, ठीक है। लोग आयोनिक बॉन्ड में इतने पे ही छोड़ देते हैं यूजुअली। अब मैं तुम्हें इससे बड़े वाले भी दिखाता हूं। देखो जैसे अगर हम लोग Mg लेते हैं, ठीक है, Mg और लेते हैं हम लोग Cl, ठीक है। अब देखो Mg का है 2 8 2, इसका है 2 8 7, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। 1 लिखते नहीं है इसलिए 1 लिख नहीं रहा हूं, बस समझ जाना -1। अब बताओ इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? MgCl। समझे? MgCl। हट बुड़बक, गलत है ये। MgCl कहां से बनेगा? इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब मान लो MgCl बन भी गया तो भी तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है। तुम खुद सोचो, एगो है MgCl, नहीं Mg+2, एगो है Cl माइनस। अब ये दोनों अगर जुड़ भी जाएगा, ये वो भी कर लेगा, चिपक भी जाएगा, तो भी इसका माइनस तो चला जाएगा उसके प्लस से, ठीक है। इसके पास एक माइनस है, इसके पास 2 प्लस है। अब ये दोनों तो कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। इसका क्या होगा? MgCl प्लस हो गया, ही तो MgCl प्लस देना पड़ जाएगा कि एगो पॉजिटिव चार्ज तो बच गया। तो अब क्या करे? सोचो सोचो क्या करे इस प्लस का? एगो और अगर माइनस का चार्ज आ जाएगा तो ये तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, तब ई भी अट्रैक्ट कर लेगा और ई भी कैंसिल हो जाएगा फिर। तो हम लोग क्या करेंगे? एगो और Cl लेते आएंगे, ठीक है। तो ई क्या होगा? अब देखो क्या होता है, रुको, समझे सारा कॉन्सेप्ट? अब देखो एक और चीज दिखाते हैं होता क्या है। अब देखो क्या होगा, वेट रुको, कैमरा चेक करने दो, वीडियो बन रहा है। हाँ वीडियो बन रहा है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले रुको, टाइम, हाँ टाइम भी ठीक चल रहा है। अब देखो होता क्या है, Mg अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो यहां पे आएगा +2 का चार्ज। Cl लेंगे हम लोग तो इस पे आएगा माइनस का चार्ज। तो +2 से -1 थोड़े कैंसिल होगा। हम लोग अगर यहाँ पे कोई इसका कोएफिशिएंट 2 लगा दे, अब प्लस करें, तो अब देखो यहां पे क्या हो गया? Mg के पास क्या था? प्लस Cl, अब Cl के पास था माइनस, लेकिन अब तो 2 गो Cl है ना, तो एगो और Cl है ना, तो उसके पास भी तो माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब ये दोनों न्यूट्रल हो गया, सब न्यूट्रल हो गया, तो ये बनेगा Mg, ठीक है, Mg है ना, हाँ, Cl2। 2 क्यों? क्योंकि 2 ठो Cl लिए थे, 2 ठो Cl लगा उसको वो करने में, न्यूट्रल करने में, ठीक है। तो ये बना MgCl2। और उसी तरीके से एक ठो और देखो, बढ़िया सा कंपाउंड, एकदम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, समझे? ऐसे नहीं कोई भी कभी भी आयोनिक बॉन्ड पढ़ाएगा इतना बढ़िया से। देखो अब अगर हम लोग लेते हैं यहां पे Na, ठीक है, वापस Na लेते हैं और लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है O, इसका हो जाएगा 2 8 1, इसका हो जाएगा 2 8 6, ठीक, प्लस करते हैं, इस पे आएगा माइनस का चार्ज, इस पे आएगा +2 का चार्ज। काहे आएगा ऐसा? सॉरी ये गलत हो गया, एक सेकेंड, इंसान से ही गलती होती है। हाँ, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था तो वो लूज किया, तो इस पे प्लस का चार्ज आया, ये कैटायन बन गया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था तो ज्यादा आसान, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन गया। अब देखो ये दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा हम लोग का? NaO। नहीं, ये भी गलत, बिल्कुल गलत। खुद देखो, Na है, उस पे प्लस का चार्ज है, तो उसके पास एक ठो प्लस होगा। O है, उस पे -2 है, तो उस पे 2 ठो माइनस होगा। सेम सिचुएशन आ गया, यहां पे प्लस माइनस ए को कैंसिल करना है। इसका क्या होगा? इसको कौन देगा प्रोटॉन अपना, मतलब इसको कौन कैंसिल करेगा? तो अगर हम लोग वही इसके जगह पे 2 लगा दे
तो 2 Na+ आ गया। तो अब यहां पे 2 ठो प्लस आ गया, 2 ठो Na+ का आयन है, 2 Na+ आयन है, ठीक है। तो 2 Na+ आयन और एक O-2 आयन, तो अब ये दोनों कैंसिल कर देगा। तो अब 2 ठो प्लस है और 2 ठो माइनस है, तो कैंसिल हो गया। तो यहां पे बन जाएगा 2NaO। नहीं, लिखते समय अगर बाहर में 2 लगाओगे तो ये जो 2 होता है वो पूरा के लिए होता है। अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे 2NaO तो ये गलत है। क्यों ये गलत है? क्यों? क्योंकि ये जो 2 है फिर वो ऐसे लगता है। तो अगर Na के लिए 2 लगाना है तो Na में सफिक्स नीचे में, ठीक है, शायद इसको सबस्क्रिप्ट, हाँ सबस्क्रिप्ट में 2 लगाओगे तो ये Na2 और ये O, समझे? जैसे MgCl में 2 यहां लगा था कि Cl 2 ठो था, समझे? तो ये हो गया Na2O, ये है सही, समझे? फिर हम उल्टा पकड़ लिए। तो इसी के साथ ये था आयोनिक बॉन्ड। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अभी तक। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं आयोनिक बॉन्ड का, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड पे मूव करेंगे। ये था पहला केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग का पहला वो टाइप था आयोनिक बॉन्ड, ठीक। अब देखो इसका कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लो। आयोनाइजेशन एनर्जी एक बार फिर से सुन लो। होता क्या है, जो एनर्जी तुमको चाहिए किसी भी न्यूट्रल एटम को आयन बनाने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी तुमको चाहिए किसी न्यूट्रल एटम को आयन बनाने के लिए, उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ गया सब लोग? अब देखो ये जो आयोनिक बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक से बनेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहीं से भी ले, कहीं किसी को भी दे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक से ही ना बन रहा है, ठीक। अब दूसरा चीज देखो, अच्छा एक और चीज, कभी कभी क्या होता है, जैसे Na और Cl था तो Na का ही इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला जाता है, क्योंकि वो दोनों बहुत पास आएगा, तभी ना उसके तरफ ये इलेक्ट्रॉन का पुल आएगा। जैसे देखो Na है, Cl है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मान लो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, मान लो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हो कभी कभी क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है, यही वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, तो भी उसका मान्यता होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस फिर भी आएगा, ये चिपक जाएगा, क्योंकि ये दोनों ज्यादा क्लोज आता है तब वो उधर जाता है, और ये दोनों इतना क्लोज आ चुका है कि उधर जा चुका है, तो यही दोनों के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसलिए यही दोनों बॉन्ड बना लेता है आयोनिक वाला, समझे? तो अब देखो होता क्या है, हाँ आगे देखो क्या बता रहे थे, हाँ तो इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक से बनता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़े, आयोनिक बॉन्ड चल रहा है अभी, आयोनिक बॉन्ड, ठीक। तो अब उसके बाद क्या है, तो जब भी मेटल होता है वही इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल होता है वही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कभी भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ठीक है, ठीक। अब जो बॉन्ड बनेगा वो कितना स्ट्रांग होगा, खुद सोचो, जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं फंडामेंटल फोर्सेस में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हो क्लास 8 में, याद करो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है। तो इसलिए जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है इस दोनों के बीच में। आयोनिक बॉन्ड यूजुअली बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ठीक। हाँ अब रुको एक मिनट, अब देखो इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, आयोनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज देखो, इसका प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहले इसका क्या होगा, हाई एमपी बीपी होगा। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि समय बचे। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, हम क्यों मान ले मेरा बात, ठीक है, मेरा बात नहीं मानना चाहिए, फैक्ट पे जाओ। हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, अब आयोनिक बॉन्ड क्योंकि स्ट्रांग रहता है, बहुत रिजिड होगा, बॉन्ड उसका स्ट्रांग होगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए उन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारा, जैसे मान लो यहाँ पे एक Na प्लस और एक Cl माइनस है, यहाँ पे दूसरा है ऐसे ही, ठीक है, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे भी एक ठो है प्लस माइनस, यहां पे भी है एक तो प्लस माइनस। अब खुद देखो, थोड़ा तो ई भी अट्रैक्ट करेगा ना, थोड़ा तो ई भी अट्रैक्ट करेगा, ऐसे बहुत सारा ना होगा, बहुत सारा ना होगा भैया,
तो क्या होगा, जब ये थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, उससे बॉन्ड बना के न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि थोड़ा तो चार्ज है भी अभी भी इस पे। तो इसी कारण से ये जो स्ट्रॉन्ग रहेगा अट्रैक्शन, इसके कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। समझे? समझे क्यों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अब हार्ड और ब्रिटल होगा। हार्ड क्यों होगा? क्योंकि अभी देखे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ रहेगा तो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा ना, रिजिडली सब एक दूसरे से इंटैंगल्ड रहेगा, तो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए बहुत हार्ड रहेगा, ब्रिटल रहेगा, आसानी से उसको मोड़ नहीं सकोगे। हथौड़ी मारोगे तो टूट जाएगा। समझे? ब्रिटल मतलब है कि उस पर हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगा बेचारा। ठीक है। मेनी ऑफ देम आर सॉल्यूबल इन वाटर। अब एक हाँ, पहले ये लिख देते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल होता है। अब सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, मोस्टली जेनरली सॉल्यूबल इन वाटर। ऑलवेज नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कभी कुछ ऐसा हो जो कि नहीं हो सॉल्यूबल इन वाटर, जरूरी नहीं है सभ्य होगा। ठीक है। मेनी ऑफ देम आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है। अब देखो इसमें सॉल्युबिलिटी इन वाटर अभी नहीं बताएंगे। ठीक है। अभी मैं इसका हम रीजन बताए, इसका भी रीजन बताए, इसका रीजन नहीं बताएंगे अभी। ठीक है। कुछ समय रुको। ठीक है। जैसे वो जो 4 इलेक्ट्रॉन वाला बात था ना कि लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका क्या करेंगे, वो वाला बात और ये वाला बात। ठीक है। ये दोनों नोट करके रखे हैं, बताएंगे ये भी। ठीक है। इस वीडियो में नहीं, हो सकता है अगला वीडियो में बनाए, कि अगर ये वीडियो शायद हमको लग रहा है लंबा हो जाएगा, पूरा नहीं करा सकेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन बताएंगे। ठीक है। टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बताएंगे इसका रीजन बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज मोल्टेन लिखने दो, और एक्वस। एक्वस का स्पेलिंग क्या होता है, भूलिए हो गए? यूएस। एक्वस का स्पेलिंग गलत हो सकता है, चेक कर लेना। होता क्या है, ये जो कंपाउंड बना अभी, जैसे आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बना उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। ये बात याद रखना। आयोनिक कंपाउंड को अगर हम लोग पिघला दें, ठीक है, मोल्टेन बना दे, या फिर उसको पानी में सॉल्यूबल है तो पानी में डिसॉल्व कर दे, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, तो मोल्टेन कर दे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये समझाते हैं। इतना ही प्रॉपर्टी है। ठीक है। जनरली सॉलिड होता है, ये भी याद रख लो, एंड सॉलिड यहां पे लिख देते हैं, सॉलिड। ठीक है। जनरली सॉलिड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिजिड स्ट्रक्चर है तो सॉलिड ही होगा। ठीक। ये भी बता, हम सोच रहे, देखो अब कमेंट करो अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है, कि भैया बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको जितना वीडियो बनाना है बनाइए, जितना लंबा वीडियो बनाना है बनाइए, लेकिन अच्छे से पढ़ाइए। हर एक चीज का रीजन चाहिए, तो हम वैसे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चा लोगों को क्या होता है कि इतना ही पढ़ना है जितना दिमाग में घुसे, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना, मतलब छोटा वीडियो चाहिए सबको, कम वीडियो चाहिए, उसमें जितना ज्यादा हो सके। तो वैसा नहीं कर सकते हैं हम, कि जितना छोटा से छोटा हो सके उतना छोटा वीडियो रखें, और उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सके उतना ज्ञान दे दे। समझ में भी तो आना चाहिए। हम कंटिन्यूअसली सब चीज बोल देंगे बिना एग्जाम्पल के, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। समझे? इसलिए हम चाहते हैं कि विथ एग्जाम्पल समझाएं, भले लंबा वीडियो बने, लेकिन जितना समझाने कम से कम उतना तो समझ में आ जाए। ठीक। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि हम बढ़िया से हर एक चीज समझाएं, जैसे कि अब एक तो चीज बचा, अभी हम एक वर्ड बोलेंगे, वैंडरवॉल फोर्सेस होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। ठीक। वैंडरवॉल फोर्सेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन वाला, उसी के कारण ये मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आता है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ना है जो अभी हम बोले। ठीक है। आप लोग चाहते हैं तो हम बता देंगे, लेकिन फिर वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा और बहुत सारा वीडियो डालना पड़ जाएगा। हम उतना चाह नहीं रहे, क्योंकि देखता तो कोई है नहीं, देखता मुश्किल से 10 गो लोग हैं, नहीं तो 15 गो लोग हैं। अब उतना वो के लिए हम कितना करें? कम से कम 100 लोग देखेगा तब ना हम कुछ करेंगे, बताइए। अब देखिए आगे दिखाते हैं क्या था।
हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता क्या है, जो आयन रहेगा ना, रुकिए सोचने दीजिए हमको, नहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं बताएंगे, जब सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताएंगे, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर में क्या होता है, तभी बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस स्टेट में क्यों करने लग जाता है। बस इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कुछ ऐसा चीज चाहिए होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करे। इलेक्ट्रॉन को या तो कैरी करने के लिए चार्ज चाहिए होता है, चार्ज बॉडी, या तो खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं दिख रहा था, तो जरूर कहीं ना कहीं चार्ज बॉडीज रहेगा, लेकिन फ्रीली मूविंग चार्ज बॉडी तो नहीं था, कहीं ये तो रिजिड स्ट्रक्चर था, तो कहीं ना कहीं फ्रीली मूविंग चार्ज बॉडी आता होगा मोल्टेन और एक्वस के बाद। तो ये बात समझ जाइए, और इसके बाद हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये सारा चीज बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, और ये बताएंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होता है, ये सब, ठीक है, कि क्यों सॉल्युबल इन वाटर होता है, कुछ चीज क्यों कुछ चीज नहीं होता है, उसमें हम आपको चलिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, शब्द बता देते हैं, आप लोग क्रोम पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। होता क्या है, वाटर के पास ना डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। ये बस मैं वर्ड बताऊंगा और बाद में बताऊंगा कि डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है ना, वाटर के पास होता है डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है कि वाटर के पास ये टेंडेंसी होता है, वाटर के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी आयोनिक बॉन्ड या फिर किसी भी ऐसे बॉन्ड को वीक कर देता है। वो किसी भी आयोनिक बॉन्ड को, जैसे यहां पे अगर हम लोग Na ले और Cl माइनस ले, तो इसको ना वीक करने लग जाएगा, वाटर में डालने के बाद ये वीक होने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज आता है, वो जो कि हम लोग को पोलैरिटी में पढ़ना है, ठीक है, पोलैरिटी में पढ़ना है, जिसके कारण लास्ट में ये ना टूट जाता है, ठीक है। पूरा नहीं टूटता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये टूट गया है, ठीक है। अभी ये चीज नहीं समझ में आएगा, जब बढ़िया से पोलैरिटी समझाएंगे ना, जब बढ़िया से, तब समझ में आएगा। सिंपल सिंपल वर्ड समझिए, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड शोज डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कुछ नहीं समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो भूल जाइए इस चीज को अभी, नहीं तो जिसको सर्च करना है सर्च कर लीजिए, पोलैरिटी सर्च कर लीजिए, और एक तो डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ वाटर सर्च कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बॉन्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। कितना टाइम हुआ, अभी तो 40 मिनट हुआ होगा, 40-45 मिनट हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की तरफ बनता है, ये छोटा वाला है अभी। अब देखिए होता क्या है, अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल्स टू आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड समझ जाइएगा, लिखा हुआ है वहां पे डॉट 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 डॉट, बॉन्ड समझ जाइए लिखा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, देखो क्या होता है बाबू, मेटल और नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड हो गया। अब मेटल और मेटल भी तो कुछ होगा, एक ठो मेटल नॉन मेटल हुआ, एक ठो मेटल मेटल भी होना चाहिए, लेकिन मेटल मेटल कैसे होगा, ये क्या बोल रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा वो भी इलेक्ट्रॉन देगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है तो दोनों में बॉन्ड कैसे बनेगा, ये तो रिपेल कर जाना चाहिए ना, इस पे प्लस का चार्ज आएगा, इस पे प्लस का चार्ज आएगा, रिपेल कर जाएगा। तो सिर्फ एक ही काम नहीं होता है केमिस्ट्री में कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑपोजिट चार्ज आ गया अट्रैक्ट कर गया, सिर्फ इतना ही नहीं होता है केमिस्ट्री, और भी चीजें होती है केमिस्ट्री में। देखिए आप समझिए ये वाला बॉन्ड, ठीक है। नाम अभी नहीं बताएंगे, नाम बाद में बताते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड का नाम सबसे लास्ट में बताते कि इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, पहले सब समझा दिए थे कहानी। अब देखो मेटालिक बॉन्ड्स, अरे बता ही दिए, मुंह से नाम निकल गया, छोड़ो, जो लोग नहीं सुना मत सुनो, बैक मत करना, रिवाइंड मत करना सुनने के लिए फिर से, ठीक है। समझो होता क्या है कि एगो एटम नहीं लेंगे, अब बहुत सारा एटम लेंगे, ठीक है। एक एटम, ये कर्नल बना है, ठीक है, कर्नल का अभी काम आएगा, ये कर्नल है, पॉजिटिव कर्नल। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक ठो और कर्नल बनाते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ही एलिमेंट है, उसी का बहुत सारा एटम बना रहे हैं मोस्टली, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा बना रहे हैं। अब एक और रहे, एक और लेयर बना देते हैं नीचे में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ड्राइंग, जब तक ड्राइंग समझ में आ रहा है तब तक इंप्रूव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, एक मेटल है उसका बहुत सारा एटम है, अब कुछ तो अट्रैक्ट कर रहा होगा ये उसके इलेक्ट्रॉन को,
थोड़ा सा पॉजिटिव, हम मानते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर रहा है, लेकिन ये इतना पास है, कुछ तो वो वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील कर रहा होगा ना इस वाले प्रोटॉन से। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये धीरे धीरे अपना वो, उसको क्या बोलते हैं, लॉयलिटी लूज करने लगता है, ठीक है। ये जो लॉयल था ना इस कर्नल के लिए, ठीक है, वो लॉयलिटी धीरे धीरे लूज करने लगता है और उसके तरफ नहीं तो इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। ऐसे ही सब एटम में बीच बीच में ना ऐसे फोर्स आ जाता है, ठीक है, ऐसे 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 फोर्स आ जाएगा ना, सबका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा होगा, सबके बीच में हल्का सा ही हो रहा होगा, लेकिन हल्का सा भी तो हो रहा होगा ना। तो ऐसे ही जैसे मान लो बहुत सारा यहाँ पे है ना, तो धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेगा इलेक्ट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन से, तो सबका वैसे ही होने लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये लूज करने लगेगा लॉयलिटी अपने कर्नल से। इसका मतलब क्या है, ये जो इसका कर्नल है ये उसके पास चिपका हुआ, ये धीरे धीरे भूलने लगेगा कि हम उसके हैं इलेक्ट्रॉन, और छोड़ देगा उसको धीरे से, ठीक है, धीरे से छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा कि ये कभी उसके पास जंप करेगा, फिर कभी उसके पास जंप करेगा, फिर कभी उसके पास जंप करेगा, कभी इसके पास जंप करेगा, ऐसे ही जंप करते रहेगा एक एटम से दूसरे एटम में। सारा इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जंप करने लगेगा, सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कर्नल से दूसरे कर्नल में जंप करने लगेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा वहां पे, ये शेल बिना इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अभी समझाते हैं क्या हो रहा है, एक सेकंड, ठीक, बिना इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन कहां गया, बाहर आ गया, सबका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आ गया सबका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो समझो क्या होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या बना दिए हम, रुको, हाँ, अब देखो सबका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, कभी इस पे जंप कर रहा है, 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 कभी इस पे, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी का भी है। अब किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि वो किस कर्नल से बिलोंग करता है, बताओ, सब खो गया, सब अपना घर भूल गया, कोई किसी के भी घर में घुस जा रहा है, बताओ ऐसे काम चलेगा। अब देखो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे जंप कर रहा है ना, तो अब ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे सी, ठीक है, समुद्र बोलेंगे, समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज बचा उसको बोलेंगे कर्नल तो पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस सारा कर्नल्स को एक साथ बाउंड करके रखे हुए हैं, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा तो एक दूसरे पे भी लग रहा होगा, मतलब समझो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये उस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का सा लगा रहा होगा, इस पे भी लगा रहा होगा, तो ये दोनों हल्का सा इसके तरफ मूव किया तो ये हल्का सा तो अट्रैक्टेड हुआ ना। तो ऐसे ही बहुत सारा कर्नल एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से चिपका हुआ, ठीक है, ग्लूड है, ठीक है, ग्लू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सी का ग्लू, ये ग्लू एक तरह से मान लो सारे कर्नल्स को चिपकाए हुए है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी स्लाइटली है इन लोग के बीच में, उससे जो बॉन्ड बना, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में लाइन बन गया है, नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का सा भी आया ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। यहां पे बन गया मेटालिक बॉन्ड। स्पेलिंग क्या होता है मेटालिक बॉन्ड का, चेक करना, तो स्पेलिंग नहीं याद रहता है यार हमको, रुको, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड बन गया। तो बहुत सारा कर्नल्स और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो था वो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाया, जो कि कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक ग्लू बन चुका है। ये सारे कर्नल्स को चिपकाने के लिए ग्लू बन चुका है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ग्लू बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ग्लू क्यों बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हल्का सा भी जो चिपक रहा है ना, ये एक दूसरे सब चिपक चुका है इस इलेक्ट्रॉनिक ग्लू के कारण, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, सेम ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसी बॉन्डिंग को हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, समझे। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका है किसी को नहीं पता, और इस कर्नल का कौन इलेक्ट्रॉन था इसको खुद नहीं पता। अब यही होता है मेटालिक बॉन्ड। अब देखो आगे बताते हैं, एक मिनट,
हैपन से, अच्छा ये सिर्फ मेटल में होगा, क्योंकि और किसी में ऐसा हो सकता है कि इतना फ्री इलेक्ट्रॉन हो घूमने के लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है घूमने के लिए किसी के पास? आयोनिक बॉन्ड का अभी देख लिए कि नहीं होता है, ठीक है, और नॉन मेटल्स का भी देखे नहीं होता है, आगे जो भी पढ़ाएंगे उसमें नहीं होगा, ये भी देख लेना, ठीक है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन इतना फ्री नहीं होता है इलेक्ट्रॉन की ऐसे घूमते रह जाए, एक दूसरे एक पे एक जंप करने लग जाए सब में, ठीक है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ग्लू, डीलोकलाइजेशन। अच्छा हाँ, अब ये जो प्रोसेस हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के किसी और पे चला गया, फिर जंप कर गया कहीं और इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द एलिमेंट, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना लॉयलिटी खो देता है कर्नल से और दूसरे के कर्नल पे, एक दूसरे के कर्नल पे जंप करने लग जाता है, इसी चीज को डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, समझे? नाम है बस, क्या कर सकते हैं, भारी नाम है तो मेरा क्या गलती है, जो नाम रखा उसको बोलो। अब देखो कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया अभी मस्त बात बताते हैं, जो लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ चुका है उसको बहुत बढ़िया अभी मजा आएगा, जो लोग नहीं पढ़ा है मत पढ़ो, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्लास 8 में पढ़ लेते हैं हम। बताए जितना बच्चा आज तक में मिला सब कोई बात बोले कि क्लास 8 में भले सारा बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है, एक वो चैप्टर जरूर पढ़ना जो कि डिलीटेड है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत जरूरी चैप्टर है, ठीक है, क्लास 8 का, डिलीट नहीं करना चाहिए था उसको, ठीक है, हम बहुत खिलाफ थे उस चैप्टर को डिलीट करने के। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी। अब पहले इसको मिटाने दो, रुको, मेटालिक बॉन्ड छोड़ के सब मिटाओ, मतलब जो लिखा हुआ है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखो, मैलिबिलिटी क्या है, स्पेलिंग आप लोग कहीं ना कहीं से सारा मिला लेना वर्ड्स का, मेरा स्पेलिंग पे मत रहना, मैं कभी भी गलत स्पेलिंग लिख दूंगा किसी भी चीज के। मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी ये एक साथ लिखो, अलग अलग लिखो, अंतर नहीं पड़ता, डक्टिलिटी। अब देखो होता क्या है, अब कोई भी मेटल का ब्लॉक लेते हो, ठीक है, ब्लॉक है ये 3D ब्लॉक है, 3D ही बना देते हैं इसको, रुको लो तुम्हारे लिए 3D बना दिए जाओ, ठीक है, ये मेटल का ब्लॉक है, इस पे हथौड़ा मारोगे, ऊपर से इसको प्रेस करोगे, ठीक है, ऊपर से प्रेस करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक शीट में बदल जाएगा ना, मेटल का एक शीट बन जाएगा ना, ठीक है। अब क्या टेंडेंसी है कि किसी चीज पे तुम प्रेशर अप्लाई करो और वो 3D से 2D बन जाए, यानी कि शीट में बदल जाए। क्या टेंडेंसी है कि तुम किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई करो और वो ऐसा ब्लॉक से एक शीट में बदल जाए, उस टेंडेंसी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, समझ गए? अब इसी शीट पे और प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है, तो अभी ये 3D से 2D गया, और प्रेशर अप्लाई करो और ये 1D यानी कि एक वायर बन जाए, ठीक है, ठीक है, तो मतलब वायर बन जाए इस शीट से या फिर इस ब्लॉक से भी वायर बन जाए, तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो कितना लंबा वायर बना सकते हो 1 किलो मेटल से, उसी चीज को डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है, कि क्या टेंडेंसी है कि उसका कितना लंबा वायर बन जाएगा, उसी चीज को डक्टिलिटी बोलते हैं, समझ गए? तो वी गोट टू, तो अगर 3D से 2D जाओगे मैलिबिलिटी, 2D से 1D जाओगे डक्टिलिटी, सेम बात, ठीक है। तो अब मेटल्स में मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी होता है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड यानी कि मेटालिक कंपाउंड्स में भी मैलिबिलिटी डक्टिलिटी हो, ऑब्वियसली मेटल्स मेटालिक बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ होता है सारा मेटल्स, ठीक है, मतलब जैसे बहुत सारा सेम एलिमेंट का बहुत सारा एटम एक साथ मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, मेटल का एलिमेंट है तो, ठीक है, मेटालिक एलिमेंट है तो, ठीक है, तो उसमें मैलिबिलिटी डक्टिलिटी शो करेगा, इस कारण शो करेगा, क्यों? अब देखो होता क्या है, बहुत सारा वो एटम था, ठीक है, बहुत सारा था ना, वो ये कर्नल बना रहे हैं, ठीक है, कर्नल बना रहे हैं, प्लस 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 प्लस, ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बना दिए, अब ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बना दिए, अब इस पे तुम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ तो चेंज आएगा ना, क्या ये टूट जाएगा? ठीक है, नहीं टूटेगा, क्यों? ये जो इलेक्ट्रॉनिक ग्लू है ये इतना स्ट्रॉन्ग रहता है ना कि कभी भी टूटने नहीं देगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये शेप चेंज होने लगेगा, ऐसे धीरे धीरे शेप चेंज, ये 3D ब्लॉक है, धीरे धीरे ना ऐसे शेप चेंज होने लगेगा, टूटने क्यों नहीं देगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ग्लू उसको चिपकाए हुए है। शेप क्यों चेंज होगा? क्योंकि हल्का सा तो रिपल्शन है ना कर्नल्स के बीच में,
तो शेप चेंज होने लगेगा, हल्का सा दूर जाने लगेगा। तो मतलब ऐसे 3D है तो 2D बदल जाएगा, 2D में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ग्लू के कारण अभी भी चिपका हुआ है वो, ठीक है, टूट नहीं रहा है, इसलिए शेप चेंज होगा खाली। यही इसी कारण से मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी होता है, ठीक है। वैसे ही 2D में शेप ऐसे, उसको 2D था, ये 2D बन गया ना, अब उसको ऐसे सीधा कर दो, अब उसको ऐसे ऐसे प्रेस करोगे तो ये 1D बन जाएगा, ठीक है, 1D बन गया। तो 1D में भी वही होगा, इलेक्ट्रॉनिक ग्लू के कारण इलेक्ट्रॉनिक ग्लू स्प्रेड हो जाएगा और ज्यादा, और सब कुछ फिर भी चिपका के रखेगा, खाली शेप चेंज होगा, ठीक है। समझ गया मैलिबिलिटी डक्टिलिटी? मैलिबिलिटी डक्टिलिटी समझ गया? एक सेकंड अच्छा से लिखने दो, ठीक। अब अगला चीज देखो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक। क्यों करता है कंडक्ट, अब ये भी बताना पड़ेगा। दिखाए तो मेटालिक बॉन्ड में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, ठीक है। अब अगर पीछे से तुम अब अगर दोनों तरफ तुम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे, चलो तुम लोग को वोल्टेज ही समझ में आएगा, अभी वोल्टेज लगाओगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ मूव करने लग जाएगा ना, आराम से मूव कर सकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सिंपल सा बात, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फ्री टू मूव है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अब दूसरा चीज देखो, लश्चर। लश्चर के लिए ना थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है तुम लोग को समझाने के लिए। जिन लोग को रटना है रट लो कि लश्चर होता है मेटालिक कंपाउंड्स में, ये मेटालिक बॉन्ड वाले मेटल्स में, मतलब मेटल्स में लश्चर होता है। जिन लोग को नहीं रटना है, ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारा मेटल का है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ इतना ही मेटल प्रॉपर्टी शो करता है, और भी प्रॉपर्टी शो करता है मेटल, लेकिन बाकी सारे प्रॉपर्टी को इससे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम मेटालिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी बता रहे हैं तुम लोग को, मेटल का नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो लश्चर का क्या होता है, जैसे एक कर्नल है, ठीक है। बार बार लोग को लग रहा हो कि नीचे देख रहे हैं कहीं से चीटिंग करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टॉपिक लिखा हुआ है वहां पे कि क्या पढ़ाना है, और पढ़ा खुद ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कर्नल हो गया, यहाँ पे एक और कर्नल बना देते हैं। अब देखो, कभी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कूदेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कभी ये इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये ऊपर गया, यहाँ ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जब ऊपर गया तो कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी शेल होगा। जो शेल होता है बाय इमेजिनरी होता है, जिन लोग को नहीं पता है कि सुन लो, शेल इमेजिनरी होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बात बोल दी है हम, ठीक है, ये तुम लोग को नहीं जानना चाहिए अभी, मान लो, लेकिन ये बात, शेल इमेजिनरी होता है, यहाँ पे कोई शेल नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐवे ही घूमते रहता है, बाद में बताएंगे बढ़िया से। चाहिए बढ़िया वाला वीडियो तो कमेंट करो अच्छा से, 100 लोग कम से कम मेरा वीडियो देखना चाहिए, तभी बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं बैठे हुए हम बताने के लिए, फ्री में काम रहता है हमको भी बहुत, ठीक है। तो अब देखो क्या है, क्या तो बता रहे थे, भूल गए क्या बता रहे थे। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे एक इमेजिनरी मान लो वो होगा, शेल होगा, ठीक है। अब समझो, जब इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का चार्ज एक शेल में था, ठीक है, एक बड़ा वाला शेल इमेजिनरी होगा, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर उठेगा इलेक्ट्रॉन, दूर जाएगा उससे, ठीक है, दूर जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो शेल बढ़ते जाएगा, तो वही मान लो जब न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जब वो दूर गया तो दूर गया, ठीक है, जैसे ये ऊपर चला गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ठीक है। अब जब वापस नीचे आएगा, ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब फिर वापस नीचे आया इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो जब ऊपर से नीचे जा रहा होगा ना, खुद देखो, ऊपर से जब नीचे जा रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक फोटोन रिलीज करता है, ठीक है। फोटोन, फोटोन क्या होता है, लाइट पार्टिकल, जो पार्टिकल होता है ना लाइट का, उसी को फोटोन बोलते हैं। जिन लोग को नहीं पता आज जान लो, लाइट पार्टिकल से बना होता है, उनमें मेजर जो होता है पार्टिकल, जो उसको फोटोन ही बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर गोता लगाएगा तब वो एक फोटोन रिलीज करेगा। अब अगर इसको अंग्रेजी में बोले तो when electron moves from a higher energy level to a lower energy level, it releases a photon, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, खुद देखो, जब नील बोर का मॉडल पढ़े थे तो उसमें ये पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में रहता है, जिसको एनर्जी लेवल्स भी बोला था। वो जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से शेल, वो हायर एनर्जी लेवल कहलाएगा। यानी कि जब ये दूर रहेगा, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है ना एज कंपेयर टू यहाँ पे,
तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा एनर्जी लेवल हो, यानी कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी हो तभी वो ज्यादा एनर्जी वाले स्टेट में, फिर जब वो कम एनर्जी वाले स्टेट में आएगा यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो उसके पास तो अभी भी ज्यादा एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या करेगा, फेंक देगा कहीं पे एनर्जी, फेंक दिया एनर्जी, तो वही एनर्जी फेंकल एनर्जी को हम लोग फोटोन बोल दिया और उसी से चमक गया। लश्चर मतलब क्या होता है, चमकना ना होता है, कोई चीज चमकता है तो उसी चीज को लश्चर बोलते हैं। तो चमकता क्यों है, फोटोन के कारण चमकता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एक फोटोन रिलीज करता है। हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल समझ में आ रहा, 9th में पढ़े थे, नील बोर का मॉडल में था वो, ठीक है, कि एनर्जी लेवल्स होता है अलग अलग शेल का, जो जितना दूर रहेगा शेल न्यूक्लियस से उसका उतना ज्यादा एनर्जी लेवल रहेगा, जो जितना पास रहेगा शेल न्यूक्लियस से उसका उतना कम एनर्जी लेवल रहेगा। तो जब ये दूर था न्यूक्लियस से तो ज्यादा एनर्जी लेवल में था, फिर एनर्जी लूज करेगा तब ये नीचे वाला एनर्जी लेवल में आएगा कि ज्यादा एनर्जी लेके आ जाएगा, तो लूज करेगा ताकि बराबर एनर्जी लेवल हो जाए नीचे वाले के साथ। तो लूज किया तो फोटोन लूज कर दिया एनर्जी के नाम पे, भाई चमक गया। फोटोन निकला तो लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल आंख में लगा तो ऐसा लगा कि वहां पे चमक रहा है, तो उसी चीज को लश्चर बोल दिया हम लोग। समझ गए लश्चर, समझे लश्चर। सिंपल स्टेटमेंट याद रखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन moves from a higher energy level to a lower energy level it releases a photon, this photon causes lustre। ठीक, समझ गए सब चीज। चलो इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ लिए। अब रुको हमको देखने दो टाइम कितना हुआ है। टाइम तो हो चुका है बहुत, क्या बोलते हो क्लास आगे बढ़ाएं? बोलोगे तो एक और बॉन्ड पढ़ा देंगे, बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जो बोलो। बहुत छोटा सा नहीं है, हम झूठ काहे बोलेंगे, बहुत बड़ा बॉन्डिंग है, ठीक है। क्लास 10th में ये सब भले नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। ये अच्छा अब सुनो, जिन लोग को लग रहा है कि क्लास 10th में ये नहीं है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। उसमें उतना डिटेल में नहीं बताया कि आयोनिक बॉन्ड कैसे हो रहा है, लेकिन जब सॉल्ट देखोगे ना उसमें जो सॉल्ट बन रहा होगा तब समझ में आया कि आयोनिक बॉन्ड था उसमें। मेटल्स नॉन मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड समझ में आएगा, ठीक है, कि मेटालिक बॉन्ड कहां कहां है। और फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में उसके बाद जो अभी बॉन्ड पढ़ाएंगे, अभी जो सोच रहे हैं पढ़ाने का, ठीक है, वो समझ में आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है तुम कि नेक्स्ट वाला बॉन्ड पढ़ाएं कि छोड़ दे, काहे कि वो लंबा है, थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। हम सोच रहे हैं छोड़ो हटाओ, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक वेट कर लो बाबू, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में पक्का लेते आएंगे। चलो बता देते हैं, नाम बता देते हैं तुम लोग को, क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या बताएंगे, नाम बता देते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग ही है, केमिकल बॉन्डिंग की पार्ट 1 था, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तुम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो साफ है कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। अच्छा जो जो बच्चा 10th में आईसीएससी बोर्ड में, वो भी मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए उसमें तो डायरेक्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का, तो वो भी देखो, वो बच्चा भी देखो, ताकि व्यूज बढ़े। मेरा व्यू के लिए हम बोल रहे हैं और कोई बात नहीं है, ऐसा तुम लोग को पढ़ने का मन रहता नहीं, हम भी जानते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कल पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसका ज्यादा यूज नहीं है, जैसे मेटालिक बॉन्ड का ज्यादा यूज नहीं था तो ये छोटा में निपटा दिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड छोटा में निपटा देंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ही मेजरली, इसमें डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है। सीधा सीधा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है 10th में, तो ये बढ़िया से पढ़ाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इसके अलावा क्या पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ाएंगे तुम लोग को, पोलर, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग को पोलैरिटी पढ़ाएंगे, ठीक। पोलैरिटी जिन बच्चों को नहीं पढ़ना होगा वो वीडियो आगे बढ़ा लेना, पहले ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पढ़ाएंगे, ये सेकंड पढ़ाएंगे, ये थर्ड पढ़ाएंगे। जिन लोग को पोलैरिटी नहीं पढ़ना होगा वो वीडियो आगे बढ़ा लेना, काम का चीज नहीं है तुम लोग के लिए। ये बस कुछ चीजों को समझाने के लिए कि जैसे सॉल्युबिलिटी इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारा चीज इससे समझ में आएगा जो तुम लोग को, जो जिन लोग के मन में बहुत ज्यादा सवाल रहता है उन लोग को, ठीक है। तो पोलैरिटी पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाएंगे और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। पोलैरिटी में पोलैरिटी का ही सब टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, समझ गए।
कल ये चीज पढ़ेंगे हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये चीज पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा वीडियो हो जाए, शायद 1 घंटे का हो चुका होगा वीडियो अभी तक में, ठीक है। हम नहीं चाह रहे हैं बहुत लंबा हो जाए वीडियो, ठीक, क्योंकि फिर बच्चा लोग दिखता नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बना देंगे तो बच्चा लोग दिख भी नहीं करेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज। मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो, अगर ऑब्वियसली कमेंट क्या ही कमेंट करोगे, बस कमेंट में प्यार करो यार, मतलब कमेंट में मेरा जोश बढ़ाओ कि हाँ भाई तू नेक्स्ट वीडियो बना, हम लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। अगर मजा आ रहा है ना तो कमेंट करो कि हाँ भाई मजा आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो बना। मोटिवेशन मिलता है गाइस कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए मुझे, कि हाँ बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं, उन लोग को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। लाइक करो ताकि और ज्यादा मोटिवेशन बढ़े नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब, ये मैंने दूसरी बार बोल दिया। थैंक यू, ठीक है, और बाय बाय। और ये वाला इमोजी और ये वाला भी इमोजी ले लो, जाओ ये भी ले लो, एक्सक्लेमेशन साइन। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय।